वो लिस्ट अखिलेश यादव के सामने है और उस पर वो विचार कर रहे हैं और केवल आलोक रंजन के साथ विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले लगता है कि अपने परिवार का टिकट बटेगा, दूसरा यादव को टिकट बटेगा, तीसरा मुसलमान को टिकट बटेगा, बाकी बाद में बटेगा। बहुत ही इत्मीनान से एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स उसको ये काम दिया है कि सूची बनाइए कि जिस पर हम चुनाव जीत सके और हमें ये न कहना पड़े 27 में कि उफ क्या छूट गया। मोहन सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी के पद से हटा देते हैं अखिलेश यादव, अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मोहन सिंह ने डीपी यादव का समर्थन किया है। बाहुबली, दबंग, अतीक अहमद, ये सारी जो छवि लेके आई जिससे अखिलेश यादव किनारा करना चाहते हैं, उसको धोकर पोंछकर एकदम साफ कर देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक साफ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को याद दिलाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थकों का अभाव है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पास किसी जिले में कार्यकर्ता नहीं है, सबके सब कट्टर समर्थक हैं। एक बार मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि भैया शपथवा थोड़ा रुक के लीजिएगा 15 दिन बाद। हमने कहा इससे क्या होगा? बोले हिसाब बराबर है। यूपी का चुनाव धार्मिक आधार पर होगा, जातिगत आधार पर होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन साहब कब होगा, कैसे होगा? तब होगा जब टिकटों का वितरण होगा। लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सर्वे करा लिया है और सर्वे के आधार पर अपने उम्मीदवारों का लगभग चयन कर लिया है। और इस चयन की प्रक्रिया क्या है मनोज जी? कौन कर रहा है? कहां से किसको टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से? कैसे जातीय समीकरण होंगे? किनको मिलने की उम्मीद थी और कट जाएगा? ये बहुत सारे सवाल है जिनको आज हम लोग सुलझा ही डालेंगे बात बतंगड़ में। सबसे पहली बात तो कि आईपैक नहीं है। बिहार वाला आईपैक, बंगाल वाला आईपैक। क्योंकि जैसे ही बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा, जैसे ही ममता बनर्जी उस छापे में पहुंच गई और नीले रंग की फाइल लेके निकल गई, उसके बाद से ये करार टूट गया। हालांकि भाजपा ने और तमाम सारी और पार्टियों ने इस बात पर मोहर लगाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी के बंगाल में बुरी तरह हारने के बाद ये करार तोड़ा गया, लेकिन वो अप्रैल में ही हो चुका। अब देखिए, चूंकि बुरी तरीके से वो हारी, उम्मीद बहुत थी। अखिलेश जी और ममता बनर्जी के बीच में एक बुआ और भतीजे का रिश्ता है, वो रिश्ते को निभाते भी हैं, तो जाहिर सी बात है उसी समय ये खबर आई तो लोगों ने माना कि संबंध तोड़ लिया आईपैक से, क्योंकि आईपैक के भरोसे दीदी थी और दीदी चारों खाने चिट्ट थी, तो भतीजे का क्या हश्र होगा। इसलिए भतीजे पर लोगों ने खबरें चलाई कि भतीजा भी दीदी से सबक लेकर दूर हट गया। नो आईपैक, नो आईपैक। केवल मुलायम सिंह यादव की जो अंदर की रणनीति थी, जो जमीनी रणनीति थी, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिसके नाम से प्रमुख हुए, यानी देसी अंदाज में, धोबिया पाट वाले अंदाज में जो टिकटों का वितरण करते थे और सफल रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में अभी तक मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। बिल्कुल वही बात मेरी थी कि ममता आईपैक के भरोसे थी और भाजपा राम भरोसे थी जी। तो ये भरोसे में राम जीत गए, मतलब हिंदुत्ववाद काम कर गया। अब आती है उत्तर प्रदेश की बात जी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आलोक रंजन, जो मुख्य सचिव भी रहे, आप जानते हैं वो उनके साथी हैं, आलोक रंजन को एक काम सौंपा और एक कंपनी है जिसको सर्वे का काम सौंपा है। अब ये सर्वे की कंपनी क्या है? ये सर्वे की कंपनी हर शहर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी की प्रत्याशिता पर बात नहीं कर रही है, वो ये बात कर रही है, ये सर्वे कर रही है कि इस विधानसभा सीट पे कौन सी पर्सनैलिटी है। मत समझे आप? ऐसे मान लीजिए कि जैसे शाहजहांपुर है जी। अब शाहजहांपुर में मान लीजिए जो एक विधानसभा हो जहां की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा फेमस हो राजपाल यादव जी। अब देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि मैं एक यादव की बात कर रहा हूं।
मैं उस विधानसभा के एक फेमस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कानपुर में अभिजीत भट्टाचार्य, कानपुर के शांति नगर वाले इलाके में, जो वहां की आर्य नगर विधानसभा में आता, कैंट विधानसभा में आता, माफ कीजिएगा। तो वहां की जो पर्सनैलिटी है, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, कोई शिक्षाविद हो और कानपुर की बड़ी पर्सनैलिटी हो, या मान लीजिए कि देवरिया में कोई हो, या मान लीजिए कि गोरखपुर में कोई हो, जिस जगह की जो फेमस पर्सनैलिटी है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, भले ही उसके अंदर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना हो, लेकिन ये सर्वे जो हो रहा है उस पर्सनैलिटी को लेकर हो रहा है। इस पर्सनैलिटी में यह भी देखा जा रहा है कि क्या उस व्यक्ति की कोई विचारधारा है, यानी क्या वो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, क्या वो रामपंथी है, मान के चलिए कि राइटिस्ट है, या वो समाजवादी पार्टी से ही प्रभावित है, समाजवाद विचारधारा पे ही चलने वाला है, लोहियावादी होगा, तो वो भी ये देखा जा रहा है। लेकिन इस पर नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी से अगर वो नहीं जुड़ा है तो उसके बारे में सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे सब पर होगा। मैं इसमें अंदर की आपको बात बताऊं, खबर यह है कि आलोक रंजन का घर है गोमती नगर में। अखिलेश जी के जमाने में वो मुख्य सचिव थे और रिटायर होने के बाद वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ जुड़े हुए हैं। उनको राज्यसभा भी भेज रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन हार गए वो चुनाव, आलोक रंजन। लेकिन आलोक रंजन के प्रति आस्था टूटी नहीं अखिलेश जी को। तो अखिलेश जी के वो रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, उनके पूरे एजेंडे को तैयार करते हैं। 2024 में जो भी एजेंडा बना था, जो लड़ाई 2022 में अखिलेश यादव ने लड़ा, जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, एजेंडा था, वो सब कुछ आलोक रंजन ने तैयार किया था। आलोक रंजन पर भरोसा करते हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने आलोक रंजन को लगाया, जो आप बात कह रहे थे कि जगह जगह से अपनी टीम के द्वारा निष्पक्ष भाव से भैयावादी, शिवपालवादी, धर्मेंद्रवादी, रामगोपाल यादववादी, लोहियावादी और मुलायमवादी लोगों की जरूरत बाद में होगी। पहले ये बताइए कि पर्सनालिटी ऐसी हो जो बीजेपी की पर्सनालिटी, उनके उम्मीदवार, उनके विधायकों पर भारी पड़ती हो, निष्पक्ष हो, बेदाग हो, बेलौस हो, चाहे वो पत्रकार भी हो सकता है चाहे वो उस इलाके का डॉक्टर भी हो सकता है, बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता है, विचारक, साहित्यकार, कलाकार, मुंबई का, बॉलीवुड का स्टार भी हो सकता है, भोजपुरी स्टार हो सकता है। जैसे अभी खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं कुर्बान कर दूंगा अपनी जिंदगी, जवानी, सब कुछ अखिलेश यादव पर। तो इस तरह का व्यक्तित्व जो निर्विवाद हो। कारण है इसका सर मनोज जी, कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पुराने प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी की जो राजनीति करते हैं, उनसे जो लोग हैं वहां पर, वो बिदक गए हैं। बिदक इस सेंस में है कि उनको लगता है कि यार ये तो फिर उदंडता करेंगे, ये फिर गुंडई करेंगे, ये फिर लठ बजाएंगे। तो ये जो छवि है वो एक अखिलेश यादव के साथ लगातार चली आ रही है, जैसे तेजस्वी यादव के साथ है। तो लालू यादव ने तेजस्वी को जो विरासत में दिया, एक बड़ी पार्टी दी, आरजेडी उधर दिया, समाजवादी पार्टी इधर दी, मुलायम सिंह ने तो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री तक बना दिया। लोग अपने बेटे के लिए क्लर्क, दुकान, चपरासी और कलेक्टर तक के सपने देखते हैं, मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी और आरजेडी में एक समानता है कि जो उनके कालखंड में चढ़गुंडन की छाती पर मुहर मारे हाथी पर, वो जो गुंडा वाला छवि है, सच है या गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो गुंडई, दबंगई, बाहुबली, जमीन कब्जाना, प्लॉट कब्जाने की छवि जो घोषित कर दी, लगा दी समाजवादी पार्टी के ऊपर, ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ बैगेज के तरीके से चिपका हुआ है। अखिलेश यादव ने, आप ही ने कई बार कहा, अतीक अहमद को झटक दिया, डीपी यादव को झटक दिया, मोहन सिंह, हमारे देवरिया जिले के मोहन सिंह, आप समझिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे समाजवादी पार्टी के, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पार्लियामेंट में उनको अवार्ड मिला है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे। वो राज्यसभा में थे, लोकसभा में थे, हम लोग उनके घर जाते थे, उनसे बात करते थे। डीपी यादव को जब झटक दिया अखिलेश यादव ने,
और कहा कि डीपी यादव पार्टी में नहीं आ सकते हैं, तो मोहन सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं और ऐसा है कि डीपी यादव पर विचार मुलायम सिंह यादव करेंगे। सर, मोहन सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी के पद से हटा देते हैं अखिलेश यादव, अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मोहन सिंह ने डीपी यादव का समर्थन किया है। ऐसा खांटी समाजवादी मोहन सिंह उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रहने नहीं देते हैं, केवल डीपी यादव के समर्थन मात्र से। तो ये अखिलेश यादव का कैरेक्टर है, चरित्र है। अखिलेश यादव इतना रिजिड है कि किसी भी गुंडा, माफिया, मवाली को वो पनाह नहीं देते हैं। बावजूद इसके अपने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में जो छवि बनी, डीपी यादव, रमाकांत यादव, बालेश्वर यादव, उमाकांत यादव, ये बाहुबली, दबंग, अतीक अहमद, ये सारी जो छवि लेके आई, जिससे अखिलेश यादव किनारा करना चाहते हैं, उसको धोकर पोंछकर एकदम साफ कर देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक साफ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को याद दिलाती है। और आप देखिए ना, अभी परसों का ओम प्रकाश राजभर जो गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या ट्वीट करते हैं? पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। तो ये भाजपा की तो कहती है ना कि अरे सावधान रहना, बहुत लठ बजाएंगे सब, मुसलमान नरक काट देंगे, उत्पात मचा देंगे। यादव जी लोग पीट देगा अहीर, चौराहे चौराहे पर लठ बजा देंगे। अखिलेश यादव की तो राजनीति नहीं है सर। मनोज जी, कभी अखिलेश यादव ने इस तरह की राजनीति की? सबको दूर भगाया, लेकिन आज भी बैगेज की तरीके से एक पीछे जो लदा हुआ बैगेज है, जैसे ही सपा का नाम आता है, पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक, वो जो छवि मुलायम सिंह यादव के जमाने की रही है, उस छवि से निजात पाना चाहते हैं। 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव उस छवि से निजात नहीं पाए थे। 24 में भी ठीक है, सीटें बहुत आई, लेकिन अखिलेश यादव यहां मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे थे। वो तो संविधान छीन लेना है, आरक्षण छीन लेगा मोदी, उसको 400 के पार चला जाएगा तो हमारा सब कुछ बदल देगा। गांव में सर, समाजवादी पार्टी के नेता मुझसे बताते हैं कि गांव में जब हम लोग जाते थे तो दलितों की बस्ती में दलित कहते थे कि बाबू देखले रहिए, हमारा संविधानवा न बदल दिया जाए, बाबा साहब के आरक्षणवा न खत्म हो जाए। इस आधार पर 2024 में वोट मिला था सर, कि संविधानवा न छीना जाए, आरक्षणवा न छीना जाए। मुख्यमंत्री बनाना वाला मामला नहीं था ना। देखिए ऐसा है, तो उसी को आलोक रंजन बदलना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों पर दाव लगाना चाहते हैं। वो लिस्ट अखिलेश यादव जी के सामने है। अखिलेश यादव जी सुनना भी नहीं चाहते हैं, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। वो लिस्ट अखिलेश यादव के सामने है और उस पर वो विचार कर रहे हैं, और केवल आलोक रंजन के साथ विचार कर रहे हैं। यही वजह है कि आलोक रंजन के गोमती नगर घर पर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां लगी रह रही हैं। भीड़ है वहां पर कि कहीं कुछ ऐसा सर्वे आ जाए कि मेरा भी नाम आ जाए। देखिए ऐसा है कि हर पार्टी का अपना एक डीएनए होता है जी। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि जब समाजवादी पार्टी, आज भी आपको लगेगा जी कि लाठी खाने की अगर नौबत आ जाए जी, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लाठी प्रूफ टाइप दिखता है मुझे। ठीक है, अभी कहीं पिटाई हुई है, उसने 100 लाठी खाई होगी, लेकिन वो अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहा था। एक सर इसमें बात कहूं, एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे बात कही थी और मुझे मैं कन्विंस हूं इस बात से। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थकों का अभाव है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पास किसी जिले में कार्यकर्ता नहीं है, सबके सब कट्टर समर्थक हैं। उसने कहा था कि देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ तक कार्यकर्ता पैदा किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बूथ तक समर्थक पैदा किए। उनको साइकिल से, उनको दूसरे से, किसी से मतलब नहीं है, उनको केवल अखिलेश का चेहरा चाहिए। तभी तो अखिलेश यादव एक बार सड़क पर निकलते हैं तो आप देखिए ना, अपने भैया को छू लेने के लिए,
अपने भैया को देख लेने के लिए, अपने भैया से हाथ मिला लेने के लिए, उनको गदा देने के लिए, उनको अपना बुके देने के लिए, तस्वीरें देने के लिए लोग चढ़ जाते हैं जब वो क्रांति रथ पर जाते हैं। आप देखिए मोटरसाइकिल से कूद जाते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर ऐसे बैठते हैं जैसे माने किसी तरीके से देख लो तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के प्रति ये दीवानगी नहीं देखने को मिलेगी। आपको ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के प्रति वो दीवानगी देखने को मिलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता नहीं पैदा किए, समाजवादी पार्टी ने समर्थक पैदा किए हैं। अखिलेश यादव ने अपने समर्थक पैदा किए हैं, मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थक पैदा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता पैदा किया है। देखिए वही मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, जैसा कि आप बताया, मैं बात वहीं से शुरू की थी कि उनके पास वो समर्थक हैं जो आज भी लाठी खाने की ताकत रखते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए को लेकर अगर चलेंगे तो दो बातें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है जी, वो आपको हिंदुत्ववादी दिखाई देगा, ये डीएनए है। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है उसमें आपको दिखाई देंगे कि वो वही नारा बन सकता है, ये जवानी है कुर्बान, वहीं पर ये नारा बन सकता है। और वो लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो आपस में टकराने की क्षमता रखते हैं, लाठी खाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन साथ में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तब जमीनों पे कब्जे, प्लॉट पर कब्जा, यहाँ पे गुंडई, फलानी जगह दबंगई, उसको लेते हुए अचानक आप एक डेवलपमेंट देखेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं कुछ, उन घटनाओं में चाहे वो देवरिया में नकली नोट का मामला रहा हो जी, चाहे अभी लखनऊ में प्रॉपर्टी कुशीनगर में नकली नोट का मामला रहा हो, या ये प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई हो, आप देखिए कि जैसे जैसे 27 करीब आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उस वाली छवि को मुखर करने में लगे हुए हैं कि देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पिटाई की, यहाँ पे इन्होंने ये दबंगई की, यहाँ पे इस व्यक्ति ने इसकी हत्या करा दी, ये यादव है। उस छवि को उभारने की कोशिश की है। बात जो आपने कही उस बात में मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कार्यकर्ता अभी तक समाजवादी पार्टी का ये नहीं समझ पा रहा है कि अखिलेश यादव ने अतीक को धक्का क्यों दिया था, अखिलेश यादव ने डीपी यादव को किनारे क्यों किया था, अगर अखिलेश यादव की मंशा या इशारा वो कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहा है तो वो इस सर्वे में बाहर होगा, वो इस सर्वे में बाहर होगा। बाहर हो चुका है, लिस्ट आ गई है अखिलेश जी के पास ना? नहीं, सर्वे तो भी जारी है। अच्छा, सर्वे भी जारी है लगभग आधी सीटों पे। हाँ, नहीं वो अब ये नहीं है कि वो टिकट फाइनल होने जा रहा है। नाम एक होता है ना कि एक प्राइमरी लिस्ट, जी 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 जी, कहते नहीं वर्ल्ड कप के लिए, इसमें तो अखिलेश यादव आगे हैं। तब वर्ल्ड कप के लिए टॉप 24 चुने गए। जी जी जी, अब इसमें से 11-12 निकाले जाएंगे। बात है। तो इतने निकाल लिए गए, लेकिन उन पर अभी बातचीत होगी। वो कंपनी भी लगी है, आलोक रंजन की टीम भी लगी हुई है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर निर्विवादित भी हो, एक बात पर स्वीकार्य भी हो। क्या यार, ये आदमी बढ़िया है। 2024 का सबसे बेहतरीन फार्मूला जो मुझे लगा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को अगर आप ले लें तो सबसे पहले लगता है कि अपने परिवार का टिकट बटेगा, दूसरा यादव को टिकट बटेगा, तीसरा मुसलमान को टिकट बटेगा, बाकी बाद में बटेगा ना। 2024 में यही हुआ कि परिवार को बहुत कम था, यादवों को जहां पे जिताऊ थे वहां था, जहां पर जो जातीय समीकरण जिताऊ था टिकट उसी को दिया गया। एक उदाहरण एसटी हसन का। एसटी हसन छोटा मोटा नेता है, बड़ा नाम, कितना पुराना नाम, और ऊपर से मुस्लिम, बड़ा डॉक्टर। उसके नाम पर समाजवादी पार्टी वहां पे सांस लेती है, लेकिन अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को टिकट पा दिया और नतीजा वो सारी चीजें आप जिस तरीके से देख रहे हैं,
अखिलेश यादव उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सर्वे का ये सहारा है, वो जो कहते हैं ना ये भैया सुन नहीं रहे किसी की, अभी सुन नहीं रहे, अभी देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बेहतर है, ये यहाँ पे बेहतर है। इसके लिए इन लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या सोच रहा है, वो किस तरीके की छवि आपको चाहता है। तो ये जो मारपीट की घटनाएं, ये जो दबंगई गुंडई कहीं पे हो रही है, और अगर इनमें से किसी को ये मुगालता हो रहा हो कि हमारी तो सरकार आने वाली है, 2024 में तो हम पलट दिए थे, आप समझ लीजिए वो पलट गए, वो लोग पलट गए। उनको वो अपने आप को मान ले कि यही मुगालता तो सर बहुत नुकसान करता है। एक इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अखिलेश जी 2022 इलेक्शन में रथ लेकर निकले थे। वो रथ बुंदेलखंड में था और उस रथ पर मैं भी सवार था। उस रथ पर जो अखिलेश जी जिस रथ पर चल रहे थे उसके पीछे एक मीडिया के लिए गाड़ी थी, वो भी रथ था। उस रथ में कुछ प्रवक्ताओं को लगाया गया था कि मीडिया का टेक केयर करेंगे, और आशीष जो ये वाले आशीष जो मीडिया देखते हैं उनका, अखिलेश जी का, वो अखिलेश जी के रथ पर थे और एक एक करके वो मीडिया के लोगों को कोऑर्डिनेट करते थे और जिसको बुलाना चाहते थे वो रथ पर अखिलेश जी के लिए बुलाते थे और उनका इंटरव्यू होता था। तो हम लोग भी झांसी से चले और झांसी से चले, बीच में अखिलेश जी का स्वागत और सब कुछ होता रहा। उसी बीच में जिन प्रवक्ता को रखा गया था कि टेक केयर करना है, उन प्रवक्ता साहब हमारे पास बैठे, बोले वीरेश भाई ऐसा है कि अब भैया की सरकार तो बनी रही है, अब भैया से मैं कहूंगा कि थोड़ा शपथ रुक के ले। अच्छा, हमने कहा कि अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा है, पहले फेज की वोटिंग भी नहीं हुई। अरे वीरेश भाई सरकार बन रही है और तब देखिएगा, जब सरकार बन जाएगी ना तब देखिएगा, पूरी चिंता करूंगा आपकी। अरे हमने कहा अरे वाह, पूरी चिंता सब सरकार करेंगे। अरे हमने कहा सब सुन लेंगे क्या हमारी? बोले अरे चिंता मत करिए, लेकिन एक बार मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि भैया शपथवा थोड़ा रुक के लीजिएगा 15 दिन बाद। हमने कहा इससे क्या होगा? बोले हिसाब बराबर करना है। 15 दिन में जब सरकार नहीं रहेगी, सरकार तो किसी की भी नहीं रहेगी, एक जाती हुई सरकार होगी, एक आती हुई सरकार होगी, और भैया शपथ लिए नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री उस वक्त तक नहीं होंगे तो आरोप भी नहीं लगेगा। और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम लोगों पर अत्याचार किए हैं ना, अधिकारी से लेकर पत्रकार तक, पत्रकार से लेकर कर्मचारी तक, गुंडे मवाली तक, सबका हिसाब कर देंगे। और ये बात रथ पे हो रही है। रथ पे मैं फिर कहता हूं सर कि जो मैं कुछ भी बोलता हूं वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलता हूं, और आप बीती बोलता हूं। नहीं तो मैं भी आपसे जब पूछता हूं तो उस बात को दोहराने के लिए कहता हूं। हाँ, रथ पे वो मैं तो लोकेशन बता रहा हूं आपको, झांसी से चला। और ये भी बता दीजिए कहां रुके थे अखिलेश जी? झांसी में लेमन ट्री होटल में रुके थे और लेमन ट्री में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और लेमन ट्री के बाद हम लोग बस पे सवार थे। वो प्रवक्ता महोदय हमारा ये वीडियो अगर देखेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा कि वो कौन थे और किससे बात कर रहे थे और वो क्या कहे थे। मुझे नहीं भूलता कोई चीज, भूल ही जाएंगे तो बताएंगे क्या लोगों को? हम ही लोगों के भरोसे लोग सुनते चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा अच्छा? बोले हाँ, 15-16 दिन बाद भैया शपथ लेंगे और तब तक हिसाब कर देंगे हम लोग। इस मानसिकता से और वो क्या कहते हैं ना कि हमारे पूरब में कहावत है कि गाछे तर कटहर और पता नहीं वो मुंह में पानी या तेल, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ है कहावत। तो अभी फर्स्ट फेज की वोटिंग नहीं हुई थी, अखिलेश यादव रथ लेकर निकले थे, रथ लेकर वो बुंदेलखंड में थे। बुंदेलखंड के बाद अभी उनको पूर्वांचल जाना था, अवध जाना था, बहुत सारे इलाकों को कवर करना था। चुनाव की अभी शुरुआत हुई थी और वो महोदय जो है कह रहे थे कि शपथ थोड़ा रुक के। अरे हमने कहा तीनों पाल लगा के कुर्ता उर्ता बनवाए हो कि नहीं? बोले सब कुर्ता उर्ता आपका भी बनवा देंगे। तो ये है, ये जो मानसिकता है ना, ये जो उदंडता है ना, और ये जो उनका कैरेक्टर है ना, एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े मतलब समझ लीजिए कि अंडर 2-3 की बात कर रहा हूं। हाँ मैं समझ गया। और उन्होंने हमसे कहा कि
सरकार रह गई, सरकार रह गई सरकार, मिस कर गए सरकार। वैसे ही कह रहे थे कि कैच छूट गया हाथ से, मतलब बन ही गई थी सरकार लेकिन छूट गया। तो ये जो है ना, इसी से अखिलेश यादव बचना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने किसी नेता पर भरोसा नहीं किया है। पिछले बार 22 के चुनाव में आप विश्वास नहीं करेंगे, अखिलेश यादव जी के कई सलाहकार थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए, पैसे रुपए तक के आरोप लगाए और भी बहुत सारी चीजों के आरोप लगाए। इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बार बहुत ही इत्मीनान से एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मुख्य सचिव जैसे पद पर रहा हुआ व्यक्ति, शख्सियत, उसको यह काम दिया है कि सूची बनाइए, नाम लाइए, निष्पक्ष नाम लाइए कि जिस पर हम चुनाव जीत सकें और हमें यह ना कहना पड़े 27 में कि उफ कैच छूट गया, मिस हो गया। इसलिए किसी नेता पर अखिलेश जी कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। कोई उनसे सूची, कोई टिकट ही बांट दे रहे थे सब 22 में। टिकट लाइन दूसरी जगह लग रहा था साहब, दूसरी जगह लाइन लग रही थी। अखिलेश जी ने भरोसा किया, लाइन दूसरी जगह लगा दिए। कोई 10 टिकट, कोई 5 टिकट, सब बांटे जा रहे थे। बांट पाए या ना बांट पाए, इसलिए इस बार आलोक रंजन जी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। भाई आलोक रंजन जी टॉप ब्यूरोक्रेट्स रहे, आईएएस ऑफिसर रहे, उन तक पहुंच बहुत कम लोगों की होगी। अब खुदे भरे पूरे हैं। अब आईएएस में कोई कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाए, चीफ सेक्रेटरी हो जाए तो जीवन में क्या बचता है? एक राज्यसभा ही तो जाना है। जब सरकार बनेगी तभी तो आलोक रंजन भी राज्यसभा जाएंगे। सीट नहीं रहेगी तो राज्यसभा कहां जाएंगे? इसलिए वो भी बड़ी शिद्दत के साथ सीट बढ़ाने की, संख्या बढ़ाने की जुगत में है कि सीटें ज्यादा बने, सरकार बने तो मेरे भी सपने पूरे हों, मैं भी राज्यसभा जाऊं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी नहीं है जिसमें कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई पत्रकार ये यूं होकर जा रहा, और ये दिल्ली भी नहीं है कि दिल्ली में एक पढ़ी लिखी कौम, एक अलग तरीके का मसला है, वहां का चॉइस अलग है। ये उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है कि चाय छानने के लिए जो छन्नी होती है जी, और पानी जिस फिल्टर से छन के आता है दोनों छन्नी, लेकिन छानने की प्रक्रिया जो है वो माइक्रो तक जाती है। अखिलेश यादव ने अपना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया है ताकि मेरे पास टिकट मांगने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा ना आए। लेट मी डू माई सेल्फ, लेट मी सी द रिपोर्ट ऑफ दैट सर्वे। वो सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए, उस रिपोर्ट के बाद मैं उस सर्वे रिपोर्ट पर क्रॉस चेक करूंगा। अभी टाइम है। भारतीय जनता पार्टी भी एक बार पूरा सर्वे करा चुकी है और समाजवादी पार्टी से पहले करा चुकी है। तो वो सर्वे उनको कराने के पीछे, वरना हर आदमी उनको जानता है, हर आदमी किसी ना किसी की सिफारिश लेके आएगा। एसटी हसन की सिफारिश किसने की थी? अब एसटी हसन पूर्व सांसद थे तो क्या सिफारिश क्या थी? आजम खान ने किसकी सिफारिश? रुचि वीरा। आजम खान ने रामपुर में किसकी की थी? उनको तो टिकट ही नहीं मिला। नहीं दिया ना, नहीं दिया। तो इसमें बात आजम खान की नाफरमाबरदारी का नहीं है। जो भी सोचता हो कि अखिलेश यादव टीपू हैं, नहीं है। अब जमाना गया टीपू वाला जमाना गया। वो लोग जो मुलायम सिंह यादव के साथ आज भी हैं, अब वो भी समझ चुके हैं कि अब वो टीपू नहीं है। और सबके अध्यक्ष जी हो गए। बिल्कुल, वो अध्यक्ष जी हो गए। अब ये बताइए, शिवपाल यादव जी के वो भतीजे हैं, शिवपाल यादव जी के पास कोई भी जाता है तो उन्होंने अपनी शब्दावली बदल ली। अध्यक्ष जी से बात हुई, अध्यक्ष जी से बात हुई। आप कभी मंच पे भी देखेंगे, अगर अखिलेश जी हैं तो बोलते हैं कि अध्यक्ष जी से बात हुई, या अध्यक्ष जी हम बोलेंगे, या अध्यक्ष जी। तो अब वो अखिलेश यादव जी अब टीपू नहीं रहे, सुल्तान से ऊपर चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं अपनी पार्टी में। बिल्कुल। अब किसी की हिम्मत हिमाकत नहीं है कि अध्यक्ष जी से नीचे कोई बात कर पाए। बिल्कुल। जो करेगा उसका गर्दन कटेगा। तो वो अब गर्दन नहीं कटेगा, अब टिकट कटेगा। टिकट गर्दन सब कटेगा। जाओ हटाओ, चलो बाहर हटो। अभी चुनाव भी लड़ना है
और चुनाव लड़ने में ये जो कार्यकर्ता है ना, जो भैया को बताता है कि ये जवानी है कुर्बान, इसकी भी जरूरत है। ये नहीं होगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? सिर्फ कंपनी के भरोसे अगर चुनाव लड़ने लगे, सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट के कहने में चुनाव लड़ने लगे तो भी मसले। ये वो वक्त आ गया है जब एक नट हाथ में डंडा लेके रस्सी पे चल रहा होता है। आपको इधर कार्यकर्ताओं को भी रखना है साथ में, और आपको इधर से अपनी नई व्यवस्था भी लागू करनी है। दोनों के बीच का बैलेंस 2024 में देखने को मिला। टिकट उस आधार पर बटे और उसी आधार पर फिर बटेंगे। अगर इस तरीके की बैलेंसिंग में जरा सा भी डिसबैलेंस होगा तो अपने ही लोग हराना भी शुरू करेंगे। जी। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। वहां पे एक आदमी का टिकट कटता है तो जो सबसे प्रबल दावेदार था वो अपनी टीम के साथ उसको हराना शुरू कर देता है। तो सर क्यों ना हराए? वो नहीं, अरे मतलब रहना तो आपको उसी पार्टी के साथ। भूषण जी के शब्दों में घास छिलबो ना हराइबो तो वो बैलेंस बना के अखिलेश यादव को चलना होगा, क्योंकि उनको जो फार्मूला उनका था, अगर उन्होंने 37 विधानसभाएं जीती, माफ कीजिएगा लोकसभाएं जीती, उस लोकसभा में कितनी विधानसभाएं जीती, उस विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, विधायक हारे हैं, तो वहां पर उनके हारने की क्या वजह रही है? उन प्रत्याशियों को टिकट देने चाहिए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं तो उनके कितने विधायक हैं जिनके रहते हुए वो हार गए वहां पे, उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। देखना चाहिए कि वो कितने कैपेबल हैं इस चुनाव को जिताने हराने में। ये सारे अंदर के अभी अंदर खाने में चीजें चल रही हैं, लिस्टें पलटी जाएंगी, उल्टी जाएंगी, तब मोहर लगाई जाएगी। और देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी का तो संगठनात्मक ढांचा ही पूरा नहीं बना। हर जगह की टीम पूरी बन गई, लेकिन अभी फाइनल टीम प्रदेश की नहीं बनी है। जबकि अब कितना दिन रह गया होगा किसमें? चुनाव में लगभग कितना? देखिए मैं चुनाव, मुझे लगता है फरवरी या मार्च में सरकार का गठन होगा। मैं आपको बताऊं, चुनाव मुझे एक टॉप सोर्सेस से पता चला है कि चुनाव लगभग 1-1.5 महीने पहले होगा। 1-1.5 महीने में दिसंबर में चुनाव हो जाएगा क्या? आप मैं बताऊं सर, मनोज जी आप याद रखिएगा कि 15 नवंबर को, लगभग 15 नवंबर को या आखिरी नवंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। 31 जनवरी तक जो यूपी में 6 और 7 फेज में चुनाव होता है, वो 7 फेज 6 फेज चुनाव नहीं होगा, 3 फेज में चुनाव होगा। 3 फेज में 10-10 दिन के अंतराल होंगे, 3 फेज में चुनाव होंगे। 31 जनवरी तक चुनाव खत्म हो जाएंगे। 15 से लास्ट 15 मतलब नवंबर के लास्ट तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। लगभग ऐसे ही कुछ रहेगा, और बहुत होगा तो फरवरी के फर्स्ट वीक में सरकार का गठन, शपथ हो जाएगा। चलिए फिलहाल हमारे पास, क्योंकि जनगणना का मामला है, सेंसस का मामला, और सेंसस पूरे राष्ट्र में एक साथ एक समय पर होता है। नहीं, जातिगत जनगणना तो तब तक पूरी नहीं होगी, अभी जो घर घर जनगणना चल रही है, अभी वो वाली जनगणना चल रही है। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, मुझे लगता है अभी कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत जनगणना के नतीजे सामने आने के बाद हो। हमारे पास मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके तक का समय है, जब हम सरकार को शपथ दिला के विधानसभा की पहली बैठक करा देंगे। विधानसभा की पहली बैठक से ही सरकार शुरू होती है, वहां से शुरू कराएंगे। तो मुझे लगता है कि बस अब कितने दिन बचे हैं, इन दिनों में कौन कितना टेक ऑफ तेजी से करता है, ये देखने वाली बात होगी। सर्वे जारी है पार्टी का, समाजवादी का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी। बाकी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी समाजवादी पार्टी, और इस गठबंधन को एक अमली जामा कब पहनाएगी, इसकी डेट आना भी बाकी है।